हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में जूलॉजी जो खान सर के द्वारा निकाला गया प्रतिशत है, इसमें हम चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। पाचन तंत्र दो भागों में बांटा होता है। पहला आहार नाल, दूसरा संबंध जुड़ी पाचक ग्रंथि डाइजेस्ट ग्लैंड। आहार नाल यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट लगभग 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल का अंतर्गत मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वारा आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। मुख गुहा मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान होता है जो मुंह के रास्ते से खुलता है तथा जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद होता है। मनुष्य के दो जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है। मुख गुहा के अंदर की ऊपरी वाला हिस्सा को तालु कहा जाता है। इसका पार्श्व के मांसल भाग को गाल कहते हैं। यूला एक मुलायम भी आकार की रचना है जो मुलायम तालु के नीचे की तरफ लटकी रहती है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ मुख गुहा से एक संरचना फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव निर्माण होता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। हालांकि इसका पीएच मान खाने से पूर्व तथा खाने के बाद क्रमशः 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। सभी लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है जिसमें 99% जल तथा 1% पाचक एंजाइम लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइएस्टेज तथा म्यूलिन निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। टाइलिन तथा हाई स्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम का थायोसाइमेट आयन कीटाणु को मारने का कार्य करता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है जिसमें उसे निगलने में आसानी होती है। मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिगुनियल। अधोहनु
यह दोनों कान के नीचे एक एक उपास्थि होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। जैसे पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ कहते हैं। सांप में पैरोटिड ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड का कार्य करती है। अधोमैक्सिला, जब जबड़े के मध्य मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थि होती है जो अटहन नलिका द्वारा खुलती है। अधोजिह्वा, या जीभ के दोनों ओर एक एक उपास्थि होती है जो बार्थुली नलिका द्वारा खुलती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। दांत, मुख के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत के दो मुख्य भाग होते हैं, शिखर तथा जड़। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ होता है सिर या शिखर कहलाता है, तथा मसूड़ों के अंदर रहने वाले भाग को जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को ग्रीवा कहते हैं। मनुष्य के दांत गर्त दंती होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों की हड्डियां में धंसे होते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फोरस का होता है। 10% योगदान CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांतों का क्षरण फ्लोरीन की कमी के कारण होता है, जिसे दंत क्षय या फ्लूसियस नामक बीमारी कहा जाता है। प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को माजा गुहा कहते हैं। माजा गुहा में रक्त वाहिका तथा तंत्रिका पाई जाती है। मानव दांत का दो परत होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। माजा गुहा के ऊपर दंतास्थि पाई जाती है। दांत का अधिकांश भाग दंतास्थि ही बनाती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजी ऊतक है। दांत की ऊपरी परत इनामेल होती है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह 98% कैल्शियम लवण, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिससे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। इनामेल दांतों की रक्षा करता है। द्विबार दंती, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डिप्थयोडोंट कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसे दूध का दांत मिल्क टीथ कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है। एक बार दंती, वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है मोनोफायोडोंट कहलाते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इन्हें जगह दूसरे दांत नहीं निकलते हैं। इसे परमानेंट टीथ, अस्थायी दांत कहते हैं, जैसे अकल दांत। इनकी संख्या 12 होती है। मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अर्धचर्वणक, च्वर्णक। इंसाइजर, यह सबसे आगे की दांत होती है। इसे नोज टीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने के काम में आता है। मानव में इसकी संख्या 4 + 4 8 है। शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। कैनाइन, रदनक, इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इनकी संख्या 2 + 2 4 है। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन अधिक नुकीला होता है। अग्रचर्वणक, प्रीमोलर, इसे चीक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 8 होती है। च्वर्णक, मोलर, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क में इनकी संख्या 12 होती है। इनकी
अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। रिमार्क: बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 52 होती है। पक्षियों को चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप होता है। हाथी का बाहर निकला दांत उसको ऊपरी जबड़े का सेकंड इंसाइजर होता है। डेंटाइल फार्मूला: ICPM/ICPM/M वयस्क 2123/2123, बच्चा में 2102/2102। ये दांत का फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। दंत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाई जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होते हैं। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़ा में होता है, जिनकी संख्या 44 है। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 होते हैं। ग्रास नली एक मुंह को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है। कर्मकुंचन के कारण भोजन ग्रास नली में अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली व अमाशय के बीच एक बल्ब स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। अमाशय पेट यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोककर रखती है। इनकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है। अमाशय 3 भागों में बांटा होता है। अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग फंडिक, पश्च भाग पाइलोरिक। कार्डियक से एनसीएल निकलता है। एनसीएल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। फंडिक बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, जिसे रुजि कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहे हैं तो रुजि अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर रस काम नहीं करती तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है: श्लेष्म कोशिका, मुख कोशिका, भित्तीय कोशिका। श्लेष्म कोशिका ये श्लेष्म का स्त्रावण करती है। मुख कोशिका ये पेप्सिनोजन तथा प्रोनिन नामक एंजाइमों का स्त्रावण करती है। भित्तीय कोशिका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एनसीएल का स्त्रावण करती है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। कैसिन प्रोटीन के कारण दूध ही रंग का सफ़ेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टेन में बदल देता है। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यहाँ भोजन अब काइम का रूप ले चुका होता है। आंत मनुष्य की आंत 2 भागों में बांटते हैं: छोटी आंत, बड़ी आंत। शाकाहारी में आंत
की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसमें भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं: पक्वाशय या ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। यकृत, यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होती है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पुनः निर्माण स्वयं कर लेती है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय, इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायता है। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्त रस स्रावित होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में पित्तवर्णक जैसे बिलीरुबिन तथा बिलीबीडिन आदि भी पाए जाते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम पेरोक्लेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे बिंदु में तोड़ देते हैं। इस क्रिया को पाइसीकरण कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ADE इसका ट्रिक याद रखिएगा, केडा के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन समांतर नहीं हो पाता है। पक्वाशय या ग्रहणी। ग्रहणी अंग्रेजी के यू आकार की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमावस्या के बाद भोजन ग्रहणी में आता है, जहां उन्हें पित्त मिलती है, वह क्षारीय बन जाता है। ग्रहणी में भी किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन या पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। सिक्रेटिन ये अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन सरलता से पच सके। रिमार्क, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज, यह पित्त द्वारा पाइसीकरण वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा अवसीय अम्ल में बदल देता है। ट्रिक, अग्नाशय में एंजाइम LAT, L से लाइपेज, S से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। अग्र क्षुद्रांत, जेनुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रहणी के बाद भोजन जेनुअन में आता है और जेनुनम के बाद इलियम में जाता है। क्षुद्रांत, यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। इन सभी आंत रस को सकस इंट्रिकस कहते हैं।
निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन, यह प्रोटीन को के पचाता है, यह प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। प्रोटीन, पेप्टोन, पेप्टाइड, उसके बाद एमिनो एसिड। लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। लाइपेज, लाइपेज से वसा, वसा से ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। माल्टेज, यह माल्टेज को पचाता है। सुक्रेज, यह सुक्रेज चीनी को पचाता है। लैक्टोज, यह लैक्टोज को पचाता है। नोट, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में अंगुली जैसी रचना पाई जाती है जिसे बिलाई कहते हैं। बिलाई अवशोषण का कार्य करता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है जिसमें पाचन नहीं हो पाता। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए हमारे शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों को चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है जिस कारण नींद आने लगती है। छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत 3 भागों में विभक्त होती है। सीकम, बृहदान्त्र, मलाशय। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है जिसके नीचे एपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स, यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का एक मुख्य अंग है। वैसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं जो शरीर में होता है किंतु काम नहीं करता है। अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्रीमोलर, पीना, कर्णपल, त्वचा के बाल आदि। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुदा में द्वारा बाहर निकल जाता है। पाचन की क्रिया, एक जल अपघटन की क्रिया। पाचन की संपूर्ण क्रिया पाचन अवस्था में होती है। अंतग्रहण, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। पाचन, भोज्य पदार्थों में छोटे छोटे सरल पदार्थों को टूटना पाचन कहलाता है। अवशोषण, पचे भोजन पदार्थों को कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे अवशोषण कहते हैं। स्वागरीकरण, पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वागरीकरण कहते हैं। मल परित्याग, पाचन के बाद पचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने की क्रिया मल परित्याग कहलाती है। नोट, मल का पीला भूरा रंग उसमें उपस्थित एस्ट्रोबिलिन व यूरोबिलिन के कारण होता है। मल की बदबू इंडोल अस्केडोल नामक पदार्थ के कारण होती है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषण पदार्थ यकृत डिम्बाशयी शिरा द्वारा यकृत में पहुंचती है जहां उपचाय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जिसे स्वागरीकरण कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन, लार किसमें पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिक। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में।
किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? आंत। अमाशय की भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्रेस्ट्रीन। लार कीटाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय की दीवार पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बाणी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। यह स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। लैगरहंस की दीपिका किस अंग से उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर के किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्त्रावन होता है? अग्नाशय। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजिन एवं प्रेथाम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपैरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में सबसे छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। किस अंग के द्वारा रक्त को यूरिया पृथक किया जाता है? किडनी। इंसुलिन में कौन सी धातु पाया जाता है? जस्ता।